आई होप कि बच्चों आपने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लिया होगा, तभी आप इस लेसन का सेकंड पार्ट देखने आए हैं। अगर आपने नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट में मैंने पिन कर रखा है इस लेसन का फर्स्ट पार्ट, आप जरूर देखिएगा। क्योंकि उस वाले पार्ट के अंदर ये जो हमारा चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, उसका प्रॉपर ही टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। अब जो हमारे टॉपिक बचे हैं वो अदर है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के बारे में आज के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा, और ये वाला पार्ट इस लेसन का एंड है, इसके बाद कोई और नहीं देखने को मिलेगा। इसी कारण बच्चों मैंने आपको इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि 10 दिन का मैंने चैलेंज लिया है आप बच्चों के लिए। अगर आप सपोर्ट करोगे तो ये आपकी जो सेकंड बुक है ज्योग्राफी की वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने वो वाली इंफॉर्मेशन वाली वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है, तो आई बटन में लिंक है, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर बच्चों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक ब्रेक। बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है वो काफी शॉर्ट है और डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं देखने को मिलता, तो आपको काफी आसानी भी होगी समझने में। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि भारत में 4 भाषा परिवार कौन कौन से है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। अब तो आपके एमसीक्यू आएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा ये आपसे 3 नंबर में पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर जो रेशियो होता है मार्क्स का वो 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला होता है। तो 3 नंबर में इसके पूरे पूरे चांसेस है। तो पहला कौन सा है वो है भारतीय यूरोपीय परिवार, यानी कि इंडो वेस्टर्न फैमिली। इसे आप आर्यन परिवार भी कह सकते हैं। अब क्या है, भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वह आर्य परिवार की भाषा बोला करती है। इस परिवार की जो मुख्य भाषा है वो हिंदी है। तो आप जानते हैं कि हिंदी तो पूरे भारत में बोले जाती है और ज्यादातर जो जनसंख्या है मेजोरिटी भी इंडियंस ही है जो हिंदी बोलते हैं। तो भाषा के संदर्भ में हिंदी का पूरे वर्ल्ड के अंदर 4था स्थान है, ये आप बात जरूर याद रखिएगा। तो इसके अंदर जो राज्य आते हैं जैसे कि हिंदी प्रदेश जिन्हें कहा भी जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली भी हो गया, मुंबई भी हो गया। हालांकि मुंबई में मराठी ज्यादा बोली जाती है, लेकिन हिंदी भी बोली जाती है, ऑल ओवर ही बोले जाते हैं। तो मेन जो है वो मैंने आपको बता दिए। दूसरा है द्रविड़। तो द्रविड़ आप जानते हैं कि जो साउथ इंडिया है भारत का, वहां पे ये भाषा ज्यादा बोली जाती है। और इसमें जो राज्य आते हैं जिसके अंदर भाषाएं अलग अलग बोली जाती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़, केरला में मलयालम। तो ये सारे के सारे द्रविड़ फैमिली से जुड़े हैं। तीसरी है ऑस्ट्रिक फैमिली। तो बच्चों ये वाली जो फैमिली है वो खासकर आपको पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादा देखने को मिलती है। और चौथी जो है वो है चीनी तिब्बत। तो ये आपको हिमालय क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती है वो है तिब्बती, लद्दाखी, लेपचा, किन्नौरी इत्यादि। तो ये था भारत के अंदर 4 भाषा परिवार। तो आई होप कि आपको 1 बाय 1 सभी के बारे में अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है, आप इसे क्वेश्चन भी कह सकते हो, कि आर्थिक स्तर के दृश्य से भारतीय जनसंख्या का वर्गीकरण किस प्रकार का है। तो देखिए बच्चों ये 3 प्रकार का है। वो कौन कौन सा है? पहला जो है वो है मुख्य श्रमिक, जिन्हें मेन वर्कर कहा जाता है। ये वो होते हैं जिन्होंने साल भर में 183 दिन तक काम किया हो। दूसरे होते हैं सीमांत, यानी कि मार्जिनल वर्कर। ये वो होते हैं जिन्होंने साल भर के अंदर 183 दिनों से कम काम किया हो। और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं नॉन वर्कर, जिन्होंने पूरे साल काम ही ना किया हो। तो आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया जाता है। आपको ये तीनों नाम अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो खासकर आप बच्चों से रिलेटेड है, कहने का मतलब युवाओं से। तो भारत सरकार ने सन 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति का आयोजन किया था। अब इस नीति में क्या बात रखी गई थी ये आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको सन याद होना जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाएगा कि भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई थी। तो ये 2003 में थी। आपको ये वाला साल अच्छे से याद रखना है। अब इस नीति के अंदर क्या बात की गई थी युवाओं को लेकर, तो आइए जानते हैं उसी के बारे में। तो पहला जो था वो था कि युवाओं और किशोरों के विकास पर बल देना। कहने का मतलब जो उनकी यंग एज होती है, खासकर 13 से 25 साल के जितने भी युवा आ जाते हैं, उनके विकास के ऊपर ज्यादा बल देना, ताकि इससे क्या होगा कि जो आने वाला समय होगा ना वह युवा प्रोडक्टिव निकल सके, ताकि वह अपने काम से अपना तो भला करेगा,
वह अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का भी भला कर सके। तो इसलिए युवाओं और किशोरों के विकास पे अत्यधिक बल देने की बात इस राष्ट्रीय युवा नीति में कही गई थी। दूसरा था कि युवाओं और किशोरों के गुणों में वृद्धि करना, यानी कि उनकी जो ग्रोथ है ना वो एक क्वालिटी लेवल की होनी चाहिए। बच्चा सिर्फ एज के अनुसार बड़ा ना हो, यानी कि उसके अंदर कुछ क्वालिटी हो जिसमें वो अपनी कैटेगरी में काफ़ी अच्छा हो। फिर चाहे उसकी कैटेगरी कोई भी हो, डजेंट मैटर, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, एजुकेशन से हो, टेक्नोलॉजी से हो, किसी भी लेवल का हो, लेकिन उसके गुणों के अंदर वृद्धि होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। और तीसरा था देशभक्ति पैदा करना। तो हम सभी का ये फर्ज बनता है कि जिस देश में हम निवास करते हैं उस देश के नियमों और कानूनों का पालन करें और दूसरों को नियम कानून समझा सके। तो इसलिए हर एक बच्चे के अंदर देशभक्ति पैदा करने की भी बात की गई थी। आप देखते हो कि जब आप स्कूल की प्रे में शामिल होते हो, राष्ट्रगान इसलिए गाया जाता है ताकि आपके अंदर अपने ही देश के प्रति सम्मान हो सके, अच्छे से अच्छा काम करे, समाज का भला करे, अपना भला करे, अपने माँ बाप का भला करे। इसलिए देशभक्ति के अंदर ये सभी चीजें आ जाती है जो राष्ट्रीय युवा नीति के अंदर बात कही गई थी। और चौथा था उत्तरदायित्व का महत्व। हर एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। कहने का मतलब अपने अधिकारों को लेके कि उसकी इस जिंदगी के अंदर क्या वैल्यू है, वह किस लिए पैदा हुआ है, वो क्या करना चाहता है, क्या बस वो एज के अकॉर्डिंग बढ़ के बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा, नहीं, उसका उत्तरदायित्व होना जरूरी है। तो बच्चों ये था राष्ट्रीय युवा नीति के अंदर जो बच्चों को लेके यानी युवाओं और किशोरों को लेके जो बात कही गई थी, उसके टॉपिक कुछ इस प्रकार के थे। तो आई होप कि आपको इन चारों के बारे में अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगला जो टॉपिक है वो भी आप ही से जुड़ा है, जिसमें ये बात की गई है कि समाज के समक्ष किशोरों की मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी है। तो ये वाला टॉपिक भी आपको जरा ध्यान से समझना है, क्योंकि आज के समय ये चीज़ें काफ़ी तेज़ी से ग्रो पा रही हैं। उसके क्या रीज़न है, इस चुनौतियों का कैसा सामना किया जा सकता है, या आप इन चीज़ों के ऊपर कैसे कंट्रोल पा सकते हैं, कैसे दूसरों को समझा सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको इसमें जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले चुनौतियाँ कौन कौन सी है और उनका निवारण क्या हो सकता है। तो पहला है चुनौतियों में वो है निरक्षरता। कहने का मतलब कि जो बच्चे हैं वह क्या करते हैं, ड्रॉप आउट होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा छठी पास है या छठी फेल है, 10वीं तक पढ़ा है, कोई 12वीं तक पढ़ा है, बड़ी मुश्किल से। किसी बच्चे के आर्थिक हालात अच्छे नहीं होते घर के, इसलिए वह जल्दी उम्र में स्कूल छोड़ देता है और किसी छोटी मोटी दुकान में जिससे गुजारा हो सके वह पैसे कमा के अपना और अपने घर वालों का पेट भर लेता है। किसी के ऊपर मजबूरी होती है, जिनके माँ बाप नहीं हो पाते, जल्दी उम्र में उनके माँ बाप की डेथ हो जाती है, गरीबी हो गया, ये सारे कारण ना इसके ऊपर फैक्ट करते हैं। तो इसलिए समाज के समक्ष किशोरों की मुख्य चुनौतियों में जो निरक्षरता है वह भी सबसे बड़ी एक चुनौती है। तो इसका निवारण कैसे हो सकता है, नियम और कानून बना के, कार्यक्रम और नीतियों को बना के, जैसे कि सरकार के द्वारा 2009 में शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को दे रखा है, जहां पर 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री मुफ्त शिक्षा दी गई है और फेल भी नहीं किया जाएगा। बुकों से लेकर उनका सभी खर्चा सरकार उठाएगी। तो ये जो चुनौतियों का निवारण करने के लिए सरकार कदम उठाती है वह बच्चों को आने वाले समय के लिए तैयार करती है। और दूसरा है आज के समय में बच्चों में बैड हैबिट ज़्यादा हो गया है। जैसे आपने भी देखा होगा कि कुछ बच्चे अर्ली एज में स्मोकिंग करने लग जाते हैं, ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि जो ड्रग्स होते हैं उन्हें भी लेने लग जाते हैं। तो उनकी जो दिशा होती है वो पूरी बिगड़ जाती है। वो सारा उनकी बैड हैबिट जो होती है वो उनकी एक आने वाली लाइफ को भी बिगाड़ देती है। तो इसलिए इन चीज़ों को सही करने के लिए जो एजुकेशन आती है उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपने ये भी देखा होगा कि कम उम्र के अंदर ही बच्चों की शादी कर दी जाती है, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि बच्चे के जो एम्स होते हैं वो सारे के सारे वहीं पे बिखर जाते हैं। शादी के बाद उसे अभी अपनी खुद की समझ नहीं है, वो अपनी वाइफ की क्या समझ कर पाएगा। तो इसलिए थोड़ा लेट शादी होना ताकि बच्चा मिच्योर हो सके। चौथा है मार्गदर्शन में कमी, लैक ऑफ गाइडेंस। आप में से ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिन्हें अभी अपना फ्यूचर नहीं पता। कहने का मतलब उन्हें ये नहीं पता कि वह 12वीं के बाद क्या करेंगे, राम भरोसे बैठे हैं। तो इसलिए लैक ऑफ गाइडेंस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है समाज के लिए कि वह बच्चों का किस प्रकार से ख्याल रखे। और अन्य के अंदर ऐसी बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे HIV एड्स जो हो गया ना, क्योंकि ये जो बीमारी है तो वो लॉन्ग टर्म की होती है। इसलिए इन सभी को दूर करना समाज की एक जिम्मेदारी बनती है, ताकि बच्चा अपना तो कल्याण कर सके, वह अपने समाज का भी, अपने राज्य का भी, वो अपने देश का भी कल्याण कर सके। इसलिए किशोरों की इन मुख्य चुनौतियों से निपटना समाज का एक दायित्व बनता है। तो प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक है ना वो सिर्फ
एक टॉपिक है, बल्कि वो आपके लिए एक लाइफ लेसन भी है, जिसको समझना नहीं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना भी आपकी, मेरी और हर उस शख्स की जिम्मेदारी बनती है जो कि इस चीज से जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपने हाल फिलहाल में इस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा बार सुन भी रखा होगा, क्योंकि ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है, जो कि सही नहीं है, समाज में एक्सेप्ट नहीं है, जिसका नाम है कि जो लड़कियां हैं बेचारी, उनके साथ जो असमानता का व्यवहार किया जाता है, जो उनके साथ रेप जैसी घटनाएं होती है, जिन्हें बंदिशों में जकड़ा जाता है, ये सारी की सारी चीजें क्या करती है, समाज के अंदर विषमता पैदा करती है, असमानता को लाती है, लड़कियों को नीचे लेवल पे ले जाती है। तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा एक गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें ये स्टेटमेंट निकाली गई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहने का मतलब बेटी को एक वैल्यू देना, उसे पढ़ाना, उसे चार दीवारी तक सीमित नहीं रखना, ताकि वह समाज के अंदर अपनी मौजूदगी को पेश करके समाज का विकास कर सके, अपने आप को प्रूफ कर सके कि हाँ, लड़कियों के अंदर भी उतनी ही पावर होती है जितनी लड़कों के अंदर। तो आइए बच्चों, इस कथन को हम स्पष्ट करते हैं और रीजन को जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर क्या बात कही गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि जो समाज का विभाजन है वह प्राकृतिक और जैविक कारकों के द्वारा हुआ पड़ा है। कहने का मतलब समाज के अंदर महिलाएं भी है, समाज के अंदर पुरुष भी है और तीसरा वर्ग भी है जिसका नाम ट्रांसजेंडर है। तो इन तीनों ही वर्गों को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी समाज के अंदर असमानता क्यों पैदा हो जाती है कि जहां पे पुरुषों को तो ऊपर समझ लिया जाता है लेकिन महिलाओं को नीचे। और जब बात आती है ट्रांसजेंडर की, तो इनकी जो कैटेगरी होते हैं, इन्हें तो समाज से अलग तरीके से, यानी कि घृणा के तरीके से, घिन की तरीके से देखा जाता है। तो ये सारी विषमताएं जो ओड्स है वो क्यों पैदा होती है, इसके क्या रीजन है। और सरकार के द्वारा ये जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्या उद्देश्य है, वो क्या सिद्ध करना चाहती है सरकार इस स्लोगन के माध्यम से, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्स के बारे में, उद्देश्यों के बारे में। पहला है सामाजिक संवेदनशीलता। तो बच्चों, इसमें यह बात की जाती है कि समाज के अंदर जिन महिलाओं के साथ अन्याय होता है, रेप जैसी घटनाएं होती है, उन्हें कमजोर समझा जाता है, सामाजिक अधिकार से परे रखा जाता है, उन्हें इस काबिल नहीं समझा जाता कि वह समाज के अंदर भी कुछ काम कर सकती है, केवल उन्हें घर की दीवार के अंदर तक सीमित रखा जाता है। तो इसलिए सामाजिक संवेदनशीलता की सहायता से जितना सम्मान पुरुष पाते हैं उतना ही सम्मान महिलाओं को भी मिल सके, तो इसलिए ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी तरह दूसरा बात करता है महिला के सम्मान की। तो जिस प्रकार पुरुष अपने आप को समाज के अंदर प्रधान समझते हैं, तो उसी प्रकार महिलाएं भी सम्मान पाने के हकदार होती है, क्योंकि वह भी सभी क्षेत्रों के अंदर अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाती है। और तीसरा इसी से जुड़ा है, वो है महिला सशक्तिकरण। कहने का मतलब अब महिला सिर्फ घर के अंदर रोटी बनाना, बच्चे पालना, ये काम के अलावा हर वो काम कर सकती है जो पुरुष करता है, इवन पुरुष से ज्यादा भी कर सकती है। तो इसलिए विमेन एम्पावरमेंट जो है वो आज के समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ पूरा फिट बैठता है। उसी तरह समाज के अंदर एक समानता को लाना, यानी जो अधिकार पुरुषों को मिले वही अधिकार महिलाओं को ही मिल सके, सामाजिक अधिकार और सामाजिक जागरूकता को पैदा करना, यानी कि जो लोगों की थिंकिंग बनी हुई है ना पहले से कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती, महिलाएं हर वो काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकता है। तो इसलिए अवेयरनेस लाना भी सबसे बड़ा रीजन है। सातवां है सामाजिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध करना। आपने देखा होगा जो फैमिली डाउन लेवल की होती है, यानी जो गरीब होती है, जो मध्यम वर्ग से भी नीचे आती है, वहां पे महिलाओं को एक तरीके से कुछ वैल्यू नहीं दी जाती। बड़े केसों में यहाँ पर अपवाद शामिल है, ठीक है। तो क्या होता है कि वह उत्पीड़न की शिकार होती है, ताकि महिलाएं जो है वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन को जी सके। तो बच्चों, इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आपकी ये भी डिमांड रहती है सर इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, तो इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही अवेलेबल करा दिए जाएंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।